मूविंग ऑन टू सम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हमने काफी सारी बेसिक टर्म्स अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देख ली थी, जिसके अंदर हमने सारे रिसीबल, ट्रेड पेबल क्या होता है, अदर पेबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज हम कुछ और फर्दर टर्मिनोलॉजीज को जो कि अकाउंटिंग के अंदर यूज होती है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक अपनी जार्गन होती है। जार्गन से मुराद उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपको सब्जेक्ट समझने के लिए और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आनी चाहिए। तो हम लोगों ने कल गुड्स की तो डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली थी। दे आर ऑल द आइटम्स इन विच अ बिजनेस ट्रेड्स इन। और मैंने आपको ट्रेड का मतलब बताया था कि आप कभी भी ट्रेड का मतलब देखो तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि ट्रेड, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी ट्रेड जो है वो जूतों की है, तो इसका मतलब ये कि मैं कहीं से जूते मंगवा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ और आगे अपना मार्जिन रख के जूते बेच रहा हूँ। तो जूते मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएंगे? जूते मेरे बिजनेस का गुड हो जाएंगे। परचेज क्या होती है? अच्छा भाई देखो, जब मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ ना, लेट्स से जब मैं गुड्स को परचेज करूंगा या गुड्स को जब मैं खरीद रहा हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज परचेज। सो परचेज, दे आर द गुड्स बॉट विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो जब आपको अगर कोई लिखा हुआ देगा ना, लेट्स से अगर ट्रांजेक्शन आती है कि गुड्स बॉट वर्थ $500, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करना, आपने परचेज को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब एक बिजनेस से गुड्स बॉट किए तो अल्टीमेटली की क्या उसने? उस बिजनेस ने परचेजेस किए। लेकिन अगर गुड्स के अलावा बिजनेस कोई चीज खरीदता है, कोई नॉन करंट एसेट खरीदता है या कोई भी फर्दर लेट से गुड्स के अलावा चीज खरीदता है, तो आप परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि उस स्पेसिफिक चीज को रिकॉर्ड करोगे जो आपने खरीदी है। लेकिन सिर्फ ये इन केस ऑफ गुड्स होगा कि जब बिजनेस गुड्स खरीद रहा है, यानी वो चीज खरीद रहा है जिसमें वो ट्रेड करता है, तो गुड्स खरीदते वक्त वो किस चीज को रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा। तो परचेजेस आर द गुड्स बॉट विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। और सेल्स क्या है भाई? जो गुड्स को आपने बेच दिया वो आपकी सेल्स कहलाती है। तो सेल्स आर द गुड्स सोल्ड which were bought। यहाँ पे देख रहे हो, परचेज के केस में क्या था? they are the goods bought with an intention of resale। और सेल्स के केस में they are the goods sold which were bought with an intention of resale। सिमिलरली अगर जिस बंदे से आपने गुड्स खरीदे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सप्लायर कहते हैं कि हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे और कुछ गुड्स लेट से अगर उसमें से निकल के आ गए फॉल्टी, या उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, मैंने ब्लैक कलर के जूते मंगवाए तो उसने व्हाइट कलर के जूते भेज दिए, तो ऑब्वियसली हमने वो गलत स्पेसिफिकेशन की या खराब जूते अपने बिजनेस में नहीं रखूंगा, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। जब मैं उन जूतों को रिटर्न करूंगा तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज परचेज रिटर्न। So when the business returns the good to its suppliers, that is known as purchase returns। Similarly, अगर मैंने अपने कस्टमर को जो गुड्स बेचे थे, अगर उस कस्टमर को वो गुड समझ नहीं आया है और वो कस्टमर मुझे लाके गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज सेल रिटर्न। क्योंकि मैंने पहले कस्टमर को गुड्स बेचे थे, जब मैंने बेचे थे तो मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर ली थी, और अब अगर वही कस्टमर गुड्स के अंदर फॉल्ट होने की वजह से या कोई भी एक्सपायरी रीजन होने की वजह से अगर मुझे वो गुड्स लाके रिटर्न करा रहा है, तो दैट विल बी क्लासिफाइड और विल बी रिटर्न एज सेल रिटर्न। सो व्हेन द कस्टमर रिटर्न गुड्स टू द बिजनेस, इट्स नोन एज सेल रिटर्न। अब ड्रॉइंग्स की तरह से बात करते हैं कि ड्रॉइंग्स क्या होती है। तो भाई व्हेन द ओनर withdraws anything from the business for his personal use, it is known as drawings। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी कैपिटल क्या होता है। कैपिटल ये था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने कुछ पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में कर दी, वो क्या है? वो कैपिटल है। ओनर्स इन्वेस्टमेंट को हमने कहा था कि भाई ये कैपिटल है। सिमिलरली अगर ओनर बिजनेस से अब उसने बिजनेस में डाल दिया, डू रिमेंबर कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे भी कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तरीके से आशिर वजाहत की एक अपनी पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी है, उसका एक अपना सीएनआईसी नंबर है, उसी तरीके से एक कंपनी की भी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी पहचान है। तो ओनर ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। जिस तरीके से इंसानों के पास उनका आइडेंटिटी नंबर होता है, कंपनी के पास भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जिस तरह इंसानों के ऊपर केसेस फाइल किए जा सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी के ऊपर भी केसेस फाइल किए जाते हैं। तो इसी वजह से द ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी। ओनर की एक एग्जिस्टेंस है, एंटिटी की एक अपनी एग्जिस्टेंस है। तो इसी वजह से जब ओनर अपने ही पैसे अपने बिजनेस में डालता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ओनर ने इन्वेस्टमेंट डाली, उसको एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करो। और सिमिलरली जब ओनर अगर अपने ही बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंड इट इज रिकॉर्डेड एज ड्राइंग। सो ड्राइंग्स हैपेंस व्हेन द ओनर विथड्रॉज एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कैरेज। कैरेज क्या होता है भाई? कैरेज एज द वर्ड सजेस्ट कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। तो दे आर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर्ड बाय द बिजनेस। लेकिन
इसके अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरीज है। क्या कैटेगरीज है भाई कैरेज के अंदर? कैरेज के अंदर जो 3 कैटेगरीज है, दे आर नोन एज कैरेज इनवर्ड्स, पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज कैरेज आउटवर्ड्स, एंड थर्ड कैटेगरी जिसका डिस्कशन कल की क्लास के अंदर जब हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ लिया था, दैट वाज कैरेज ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। कि भाई एसी को जो ऑफिस में लेके आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, या किसी भी एसेट को, हमने मशीनरी की भी बात की थी कि जो मशीनरी को साउथ अफ्रीका से अपने पाकिस्तान में या फैक्ट्री में लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दैट इज अगेन अ कैरेज ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो अगर आपके पास कभी कैरेज लिखा हुआ आता है या आप कभी देखते हो कि बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो यू शुड इंक्वायर। क्या इंक्वायर करना है कि भाई क्या ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैरेज इनवर्ड है, या ये कैरेज आउटवर्ड है, या ये कैरेज ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है। और तीनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। अच्छा जी, पहले डिस्कस करते हैं कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है। सो कैरेज इनवर्ड्स इज आल्सो नोन एज कैरेज ऑन परचेज। These are the transportation charges that the business incur at the time of purchase of goods. यानी कि मैंने अगर लेट से फैसलाबाद में किसी फैक्ट्री से कपड़े खरीदे हैं और मेरा लेट से कपड़ों का बिजनेस है, आई डू बाय एंड सेल क्लोथ्स, तो अब ये जो कपड़े खरीदे हैं मैंने, इसको फैसलाबाद की फैक्ट्री से मेरी शॉप पे लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, that will be regarded as or that will be recorded as carriage inwards. इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? It is known as carriage on purchase. किस चीज की परचेज की बात हो रही है? परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है। That goes without saying. ये that goes without saying. क्यों भाई? Why does that goes without saying? क्योंकि अगर तो आप गुड्स नहीं मंगवा रहे और आप उसके अलावा कुछ और मंगवा रहे हो, लाइक से आप एसी मंगवा रहे हो, आप मशीनरी मंगवा रहे हो, आप कोई और इक्विपमेंट मंगवा रहे हो, तो वो तो सीधा सीधा परचेज और कैरेज ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड। तो मैंने इसको आसान करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, यहाँ लिख भी दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेज ऑन परचेज। और फिर ये बात याद रखनी है कि ओनली परचेज ऑफ गुड्स, दीज आर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस that the business incur at the time of purchase of goods। और goods हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि they are the items which the business trades in। अभी हमने ऊपर दोबारा से इसको रिकैप भी कर लिया, तो आई डोंट हैव टू रिकॉल अगेन कि भाई गुड्स क्या होता है। गुड्स अब हमें पता है कि ऑलरेडी क्या होता है, ये वो आइटम्स है जिसको बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में खरीदता और बेचता रहता है। Then the second category is carriage outwards। अब ये भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, लेकिन ये वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं जो कि बिजनेस इनकर करेगा at the time of sale of goods। तो कभी कभार क्या होता है कि मेरा अगर लेट्स से मैं कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहा हूँ, या मेरे बिजनेस की नेचर ही कुछ ऐसी है कि हम लोग फ्री डिलीवरीज ऑफर करते हैं, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो जो मेरी दुकान से कस्टमर के घर तक जो डिलीवरी जा रही है वो फ्री में जा रही है, मतलब मुझे तो उसकी कॉस्ट पड़ रही है ना। वो एक अलग बात है कि मैं कस्टमर से उसके पैसे नहीं ले रहा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जो कि मैं इनकर कर रहा हूँ टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर ऑफिस और टू द कस्टमर्स हाउस, वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, दे आर नोन एज कैरेज आउटवर्ड्स। इट इज आल्सो नोन एज कैरेज ऑन सेल्स एंड आर इनकर्ड व्हेन द बिजनेस डिलीवर्स द गुड टू द कस्टमर। जब बिजनेस कस्टमर के घर पे या ऑफिस में या व्हाटसोएवर जहां पे भी वो कस्टमर को डिलीवरी दे रहा है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं या कॉस्ट है, दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। एंड लास्ट वन जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कभी एक नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं और उस नॉन करंट एसेट को खरीदते वक्त अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंकर करी गई हैं, तो दैट इज अ व्हाट आशीष, इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करूंगा? Capital expenditure. Capital expenditure, exactly, because any expenditure incurred on the non-current asset to bring it into its current location। current location से क्या मुराद है? जहां पे आपको उसको इस्तेमाल करना है, और टू ब्रिंग इट इनटू इट्स यूजेबल कंडीशन, तो उसको उसकी काबिल इस्तेमाल सिचुएशन में लाने के लिए भी अगर कोई खर्चा हो रहा है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ एनसीए इज इक्वल टू द परचेज प्राइस जो मैंने पे की प्लस ऑल दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ऑन द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, दैट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दीज आर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दैट आर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसकी एग्जांपल आप चाहे एसी अगर किसी स्टोर से अपने घर पे लेके आ रहे हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, या अगर आपने किसी दूसरे मुल्क से कोई मशीनरी अपनी फैक्ट्री में मंगवाई है, तो उसको जो वहां दूसरे मुल्क से यहाँ अपनी फैक्ट्री में लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। दे आर ऑल गुड एग्जांपल्स ऑफ
कैरेज ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। हम्म। देन एक वर्ड जो कि एक पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाया मेरा इसलिए एक जा रहा सवाल है है, कि जी जी एक बिजनेस को कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों क्यों करना होता है? मतलब आ, जैसे आउटवर्ड्स में कस्टमर क्यों नहीं पे करता? देखो समटाइम्स आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हो, तो काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अपने कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं। तो जब आप फ्री हम्म। डिलीवरी ऑफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो इंकर हुआ है, आपने पैसा तो खर्च किया है। ऐसा थोड़ी है कि आपको डिलीवरी फ्री पड़ गई। आप अगर अपना राइडर भेज रहे हो, जो भी भेज रहे हो, आपको तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंकर करना पड़ रहा है। वो अलग बात है, आप हाँ। कस्टमर से नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसको एज ए सेपरेटली एज ए एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेज आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स में इस वजह से क्योंकि भाई अगर आप गुड्स खरीद रहे हो और गुड्स खरीदते वक्त अपनी फैक्ट्री या दुकान पे लाने के लिए अगर आपने कैरेज का कोई खर्चा इंकर किया है, सो दैट वुड अगेन बी रिकॉर्डेड एज अ कैरेज ऑन परचेज, ताकि आप स्पेसिफाई कर सको, आपको पता हो कि भाई गुड्स लाने के लिए कितना खर्चा हुआ है और गुड्स को कस्टमर तक भेजने के लिए कितने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मैंने इंकर किया है। अच्छा। ठीक है। हम्म। अच्छा, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन एक पूरा टॉपिक है और एक फैक्ट एक बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन अभी सिर्फ आपने जो समझना है वो डेफिनेशन समझिए, ताकि अगर आप कहीं पे देखो तो आपको पता हो कि क्या बात हो रही है। तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। इसकी कंप्यूटेशन वगैरह सब कुछ हम लोग जब हमारा टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो कि लेट से अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ आज की तारीख में लेट से $10,000 की, तो वो गाड़ी अब एक साल बाद तो $10,000 की नहीं रहेगी ना, 2 साल बाद तो $10,000 की नहीं रहेगी, हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये जो फॉल इन दी वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट आ रहा है, और ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, तमाम नॉन करंट एसेट्स के लिए है। आइदर यू टॉक अबाउट फैक्ट्री और यू टॉक अबाउट बिल्डिंग्स और यू टॉक अबाउट इक्विपमेंट, हर चीज हर नॉन करंट एसेट की वैल्यू ओवर द लाइफ टाइम ओवर द टाइम पीरियड कम होती जाती है, और जितनी जितनी वो कम होती जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिंपली डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड वी हैव अनदर वर्ड जो कि एक और अपना पूरा टॉपिक है, जो कि शायद आपने कल लास्ट एक क्लास पूछा भी था कि अगर ट्रेड रिसीवेबल पैसे ना दे, ये बात आपने कही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा टॉपिक है। अच्छा, वो टॉपिक का नाम क्या है? बेड डेट्स। और उस बंदों को जो कि आप जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिनको हमने कहा था कि हम एज अ ट्रेड रिसीवेबल क्लासिफाई कर लेते हैं, अगर वो बंदे हमें पैसे ना दे किसी भी रीजन की वजह से, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज अ बेड डेट। डेट का मतलब हमने देखा था कि ट्रेड रिसीवेबल आर आल्सो नोन एज डेटर्स। तो बेड डेटर कौन हो जाएगा? बेड डेटर और या मेरे बिजनेस के लिए बुरा रिसीवेबल सिर्फ वही बंदा है जो कि मेरे पैसे खा जाए या मुझे मेरे पैसे वापसी ना करे, मुझसे गुड्स ले गया और उसके बदले में जो पैसे देने था वो पैसे नहीं देता, तो ही विल बी क्लासिफाइड एज अ बेड डेट। सो व्हेन द रिसीवेबल, और देखो मैंने स्लैश डाल के लिख दिया, डेटर फेल्स टू पे बैक द अमाउंट दैट दे ओव। लेट्स से अगर एक बंदा मुझसे 5,000 के गुड्स खरीद के गया था और उसने कहा था मैं हफ्ते भर में पेमेंट कर दूंगा, अगर वो मुझे हफ्ते भर बाद पेमेंट नहीं करता और कह देता है कि भाई अब तो मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ या मैं शहर से भाग गया हूँ या व्हाटसोएवर, कुछ कहता भी नहीं और फोन बंद कर देता है और मुझे मेरे पैसे नहीं देता, सो ही विल बी रेफर्ड टू एज द बेड डेट। तो डेटर्स कौन है भाई? रिसीवेबल है। और बेड डेट कौन है? बुरा रिसीवेबल। बुरा रिसीवेबल कौन होगा? बुरा रिसीवेबल सिर्फ वही बंदा होगा जो कि मुझे मेरे पैसे नहीं देता। देन आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड, जो दो वर्ड जब हमें पढ़ने वो डिस्काउंट पढ़ना है। अच्छा, डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी फर्दर दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक होता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई? ट्रेड डिस्काउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन दी बल्क परचेज। अब बल्क परचेज क्या होती है? बल्क परचेज, तो वर्ड बल्क रेफर्स टू कि अगर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप क्वांटिटी के अंदर किसी सप्लायर से गुड्स खरीदोगे तो यू विल एक्सपेक्ट कि भाई मैं क्योंकि आपसे बल्क में माल खरीद रहा हूं तो मुझे कुछ डिस्काउंट दिया जाए। सो ट्रेड डिस्काउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन बल्क परचेजेस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई अगर आपको बल्क परचेज करने की वजह से कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करते हो। So it is not recorded anywhere in the books of accounts as it is deducted. क्यों नहीं करते हो भाई? इसलिए नहीं करते हो because it is deducted before the determination of purchase price. तो इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स से आप एक फैक्ट्री में जाते हो, एक फैक्ट्री में आप जाते हो जूते खरीदने, लेट्स से चाइना की किसी फैक्ट्री में जाते हो जूते खरीदने, और वहां पे मैं कहता हूँ कि एक जूते की लेट्स से जो लिस्ट प्राइस है, फैक्ट्री के अंदर जूता लगा हुआ है एज अ शो पीस और जूते की उसने लिस्ट प्राइस रखी हुई है $10 कि भाई जिसको भी चाहिए वो ये जूता कितने का ले जाए, हमसे $10 का ले जाए। अब आपको खरीदनी है बल्क में क्वांटिटी, आपने कहा कि यार मुझे तो क्वांटिटी लेनी है, कितनी? मुझे क्वांटिटी लेनी है 1,000 यूनिट्स की। अब 1,000 यूनिट्स एक बल्क क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली अब आप उससे कहोगे कि यार मैं ये $10 में तो नहीं लूंगा,
मुझे तो तुम डिस्काउंट ऑफर करो, अगर मुझे इतनी बल्क क्वांटिटी में तुमसे 1000 यूनिट इकट्ठे खरीदा हूं तो मुझे इस पर डिस्काउंट चाहिए। तो वो क्या करेगा, आप जरा सा समझिएगा, आपकी जो परचेज प्राइस जितने का आप ये एक जूता परचेज करोगे, तो वो परचेज प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, वो परचेज प्राइस डिटरमाइन होगी एज लिस्ट प्राइस जो कि $10 है, माइनस, अब अगर वो कहता है कि अच्छा यार आप इतनी दूर से पाकिस्तान से आए हो चाइना हमसे जूते लेने और 1000 क्वांटिटी 1000 यूनिट्स लेके जा रहे हो, तो मैं आपको एक जूते पे $2 का डिस्काउंट दूंगा। अब वो जो $2 का डिस्काउंट है जो कि मुझे बल्क क्वांटिटी की वजह से मिल रहा है, दैट विल बी रेफर्ड टू एज द ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस हो जाएगा। सो लेट्स से लिस्ट प्राइस $10 थी, बंदे ने हमें या जो सप्लायर है उसने एग्री कर लिया कि ठीक है जी अगर आप मुझसे 1000 यूनिट्स क्वांटिटी खरीदोगे तो मैं आपको एक यूनिट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, कितने डॉलर का, $2 का। अब जो हमें परचेज प्राइस पड़ी कि हम कितने में खरीद रहे हैं, हमें तो $2 का डिस्काउंट मिल गया ना, तो हम खरीद रहे हैं $10 जो कि लिस्ट प्राइस थी, माइनस $2 जो कि ट्रेड डिस्काउंट था। सो वी विल अचीव द परचेज प्राइस जो कि कितनी होगी, जो कि $8 होगी। सो 10 माइनस सही। 2, $8 विल बी द परचेज प्राइस। अब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या कॉस्ट लिखूंगा अपने इस एक जूते की जो मैंने $8। खरीदा है, $8। तो क्योंकि परचेज जो ट्रेड डिस्काउंट है वो परचेज प्राइस की डिटर्मिनेशन से पहले ही देखो माइनस हो गया है, इस वजह से ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता और हम लोग डायरेक्टली परचेज प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई जूता खरीदा कितने का। वो तो अलग बात है ना, मैंने डिस्काउंट कितने का मिला, मैंने बल्क खरीदा, हो सकता है मैं अगर 5000 यूनिट खरीदता तो मुझे एक जूते पे $2 की जगह शायद $4 का डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई ना। जो मुझे एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है वो कॉस्ट कितनी पड़ी है, वो एक जूते की कॉस्ट मुझे $8 पड़ी है। सो आई सिंपली रिकॉर्ड इट एट $8। तो ये परचेज प्राइस। सो ट्रेड डिस्काउंट are the discounts which are provided or on bulk purchases. It is not recorded anywhere in the books of accounts as it is deducted before the determination of purchase price. अच्छा, एक बात याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट के लिए, इवन जो दूसरा कैश डिस्काउंट भी हम पढ़ेंगे उसके लिए भी, कि ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल भी सकता है। अगर आप किसी सप्लायर से बल्क में क्वांटिटी खरीदो तो आप ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और क्या पता अगर कोई कस्टमर आपसे आके बल्क परचेज में बल्क में आके जो है सामान खरीदता है और आप अगर बल्क में सेल्स कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे कि यार एक कस्टमर मुझसे इकट्ठे मेरा बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है, तो आप अगर उसको कोई इस बल्क क्वांटिटी की वजह से डिस्काउंट ऑफर करते हो तो आप ट्रेड डिस्काउंट समटाइम्स दे भी रहे हो, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल भी सकता है अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, और आप ट्रेड डिस्काउंट दे भी रहे होते हो अगर आप कोई चीज सेल आउट करो। लेकिन बोथ ऑफ द केसेस में चाहे आप ट्रेड डिस्काउंट चाहे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा हो या चाहे आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, दोनों ही केसेस में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों सर ट्रेड डिस्काउंट, अगर चलें ये तो बात होगी कि परचेज प्राइस के वक्त तो वो क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से ही माइनस हो जाता है, तो भाई सेल प्राइस के लिए भी तो सेम काम है। जब अगर तुम्हारी नॉर्मल लेट से हमारा लेट से वो एक जूता हमने खरीद लिया और अब हम आगे उसको $15 का बेच रहे थे, $15 का नॉर्मली जूता बेच रहे थे, लेकिन अब लेट से हमारे पास कोई कस्टमर आ गया वो कहते हैं मैं आपसे 100 यूनिट इकट्ठे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो अब मैं कहूंगा कि यार चलो मैं नॉर्मली तो $15 का बेचता हूँ लेकिन आपको मैं $3 का ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप उसे 100 यूनिट्स खरीदोगे। तो अब जो मेरी जूतों की जो सेल्स प्राइस हो गई है वो $15 से कम होके $12 हो गई है, तो ये $3 अगेन, चाहे मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ या इस केस में जहां मैं ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ अगली पार्टी को, वहां पे भी इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इवन जो मेरी सेल्स प्राइस आई है, सेल्स प्राइस जो मैं सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज डिटरमाइंड और दैट इज कंप्यूटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ डिस्काउंट, द अदर टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है भाई, कैश डिस्काउंट आपको मिलता है या अगेन आप ऑफर करते हो, देखो डिस्काउंट आपको मिल भी सकता है और आप ऑफर भी कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि चले मिलेगा कब, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट कर दो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई आजकल की दुनिया के अंदर जो ज्यादातर बिजनेस होते हैं वो क्रेडिट के ऊपर होते हैं, और जो क्रेडिट के ऊपर बिजनेस हो रहे हैं, क्रेडिट के ऊपर जो बिजनेस हो रहे हैं उसके अंदर एक क्रेडिट ड्यूरेशन होती है। मैंने आज आपको गुड्स दे दी है और मैंने कहा कि यार लेट्स से ये गुड्स की पेमेंट आप मुझे 14 दिन के अंदर अंदर कर दो, तो फिर अपनी पेमेंट जल्दी वसूल करने के लिए वो सप्लायर क्या करेगा, वो सप्लायर कहेगा कि अगर आप मुझे, वैसे तो आपको मैं क्रेडिट पीरियड 14 दिन का दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो ना तो मैं आपको ऊपर से 2% डिस्काउंट भी दूंगा।
तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज डिस्काउंट रिसीव। तो अगर लेट से ये चाइना वाला जो बंदा था, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसने मुझे एक गुड दिया कितने का, मेरी परचेज प्राइस $8 की थी, और क्या कहते हैं मैंने अगर टोटल 1000 यूनिट्स खरीदे तो टोटल जो मुझे परचेज कॉस्ट पड़ी है, टोटल परचेजेस जो मैंने इससे करी वो 8 इंटू अगर मैं 1000 करूं तो मुझे टोटल कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी 8000। तो भाई 8000 की मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी। अब ये बंदा क्रेडिट टर्म देगा, क्रेडिट टर्म क्या देगा, क्रेडिट टर्म ये इस तरीके से दे देगा कि लेट से जी आपकी क्रेडिट टर्म्स है, क्रेडिट टर्म्स है आपकी, नॉर्मली मैं क्रेडिट टर्म देता हूँ 14 दिनों की, ठीक है, 14 डेज की। बट अगर आप मुझे 7 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो, अगर आप मुझे 7 डेज 14 दिन के अंदर तो करनी ही करनी है, दैट इज द मैक्सिमम, इसके आगे आप जाओगे तो मैं लीगली आपके ऊपर केस भी फाइल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे विद इन 7 डेज पेमेंट कर देते हो तो लेट से मैं आपको 2% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो अगर लेट से मैं इसको 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूं, एक्चुअल पेमेंट मुझे करनी है इसको 8000 की, एक्चुअल पेमेंट मुझे करनी है इसको 8000 की, लेकिन अगर मैं इसको 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूं तो मुझे 2% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 8000 इंटू 98% अगर मैं करूं तो जरा कैलकुलेटर निकाल के कर लें कि क्या वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू आ रही है और जो मुझे एक्चुअल में अमाउंट पे करनी थी उसका जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट होगा जो मुझे रिसीव हो जाएगा। सो 8000 इंटू 98% कितना आ रहा है? 7,840। 7840। तो ये जो $160 जो मैं कम पे कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया इसके अंदर, ये $160 मेरा डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये मेरा डिस्काउंट रिसीव हो गया। ये एक तरीके से इसको आप लोग याद है कल हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे कि भाई इनकम आपके पास जो होती है, एक तो वो रेवेन्यू होता है जो कि आप गुड्स बेच के कमा रहे हो, और दूसरी जो टाइप ऑफ इनकम होती है वो बिना गुड्स बेचे अगर आप कहीं से इनकम जनरेट कर रहे हो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई अगर बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उसने रेंट आउट कर दिया तो वहां से जो रेंट आ रहा है, या अगर बिजनेस ने कोई डील कट करा दी है वहां से कोई कमीशन आ रहा है, तो वो सब बिजनेस की अदर इनकम थी। और उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव भी बिजनेस की क्या है, डिस्काउंट रिसीव भी बिजनेस की अदर इनकम के अंदर काउंट होता है। और फिर जो मुझे उसको पेमेंट करनी है, ये पेमेंट अब मुझे करनी है 7840 की मैंने उसको पेमेंट करी, और बाकी का जो 160 था वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा डिस्काउंट रिसीव, जिसको मैं एज अदर इनकम क्लासिफाई करूँ। सिमिलरली अगर मैं अपने किसी, ये तो हो गया कि मैं सप्लायर से मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव। तो कैश डिस्काउंट को पहले पढ़ लेते हैं। दीज आर द डिस्काउंट्स गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि अगर अर्ली पेमेंट्स के ऊपर, जैसे इस केस में हुआ कि 7 दिनों के अंदर अंदर क्योंकि मैंने उसको पैसे दे दिए तो उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर कर दिया 2% का। सो कैश डिस्काउंट्स आर अवेल्ड और कैन बी गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पहला है डिस्काउंट अलाउड एंड दूसरा है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की बात हमने कर ली, क्या लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव के लिए, when the business receive discounts from its suppliers for making timely payments then it is called discount receive which is an income of the business। ये बात हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब अगर सेम इसी तरीके से मैं अपने किसी कस्टमर को कहता हूँ कि यार नॉर्मली तो मैं क्रेडिट पीरियड तुम्हें देता हूँ 30 दिन का, लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिन के अंदर दे दोगे तो मैं तुम्हें 2% 3% का एक डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा। ये ऑलरेडी रिटन होता है, ये बात आप याद रखिएगा कि ये ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ सेल जब डॉक्यूमेंट बनता है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे, सेल्स इनवॉइस का जब बेसिकली डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में मेंशन होती है टू द वेरी एग्जैक्ट पॉइंट कि भाई इतने दिन में पेमेंट दोगे तो इतना डिस्काउंट है, अगर इतने दिन में पेमेंट नहीं दोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपने पेमेंट करनी होगी, सारी डिटेल्स गिवन होती है। तो अगर लेट से मैं अपने किसी कस्टमर को कहता हूँ कि भाई नॉर्मली आपको 30 दिन का मैं टाइम पीरियड अलाउ करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। जस्ट लाइक डिस्काउंट रिसीव, जब मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा था तो वो मेरे बिजनेस के लिए इनकम थी, लेकिन अगर मैं किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, सिर्फ कैश डिस्काउंट, नॉट द ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं है, इनकम एक्सपेंस तो दूर की बात है, वो तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होना, क्योंकि आप जब परचेज प्राइस भी डिटरमाइन कर रहे हो या सेल्स प्राइस भी डिटरमाइन कर रहे हो तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है। लेकिन अगर आप कैश डिस्काउंट किसी को दे रहे हो या आपको सप्लायर से कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है। अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो दैट विल बी इनकम, अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो दैट विल बी एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड के लिए क्या लिखा हुआ है भाई, व्हेन द बिजनेस गिव्स डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स इन ऑर्डर टू रिसीव पेमेंट्स अर्लियर इट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड व्हिच इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। जाहिर सी बात है ऑपरेशनल कॉस्ट है ना हमारी कि भाई हम जल्दी पेमेंट लेने के लिए किसी कस्टमर को अगर कुछ डिस्काउंट is an operating expense and hence it will be regarded as a
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कुछ डेफिनेशंस थी, यहाँ तक कोई इशू आशु जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है? नहीं। ठीक है, श्योर। अच्छा, इससे पहले मैं जाऊं डबल एंट्रीज बनाने के ऊपर, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी डूइंग। हमने एक चीज और डिस्कस करी थी यहाँ पे, क्या? ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स से पहले जरा चलें। ड्राइंग्स को मैंने आपको बताया कि भाई, पहले मैंने आपको बताया ड्राइंग्स को एक्सप्लेन करते हुए कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल को जरा ना हमने डिस्कस तो कर लिया था कि भाई कैपिटल होती है ओनर की इन्वेस्टमेंट ही है, एंड दैट इज ट्रू। लाइक कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट ही होती है, कैपिटल इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन ओनर कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ओनर टोटल 3 तरीकों से बिजनेस के अंदर पैसे लेके आ सकता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहला और जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये कि ओनर जो है बैंक के अंदर, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दे या बिजनेस के अंदर कैश ले। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि ओनर अपने बिजनेस में कर सकता है। द सेकंड टाइप इज कि वो आ, पैसे ना लेके आए, कैश या बैंक के अंदर पैसे ना लेके आए, बल्कि इंस्टेड वो कोई नॉन करेंट एसेट ले आए। लेट्स से वो कहता है कि यार ये मेरे पास एक सुजुकी खड़ी हुई है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक सुजुकी चाहिए ही चाहिए, तो मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन मैं ये नॉन करंट एसेट ले आया हूँ। तो दैट इज अगेन इन्वेस्टमेंट। अगर ओनर किसी अपने पर्सनल कोई भी चीज, कोई चाहे उसका पैसा बैंक के कैश की फॉर्म में उसके पास पड़ा हुआ हो या उसके कोई नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ हो, अगर वो अपनी पर्सनल पोजेशन से बिजनेस के अंदर ले आता है, so that will be ओनर की इन्वेस्टमेंट, that will be regarded as owner's investment. And similarly अगर ओनर कहता है कि यार लेट्स से हम लोग अगर काम कर रहे हैं गाड़ियों का, और हमारे बिजनेस के अंदर, अब जाहिर सी बात है अगर हम गाड़ियों के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो मोटर व्हीकल विल बी रिगार्डेड एज अ इन्वेंट्री। तो अगर ओनर ये कहता है कि यार मेरे पास 5 गाड़ियां ऐसी पड़ी हुई और मैं चाह रहा हूँ कि इनको बेच दूं, और मैं बिजनेस के अंदर गाड़ियों को एज अ इन्वेंट्री लेके आना चाहता हूँ, तो दैट वुड अगेन बी रेफर्ड टू एज ओनर्स इन्वेस्टमेंट। तो ओनर टोटल 3 तरीकों से, इसको लिख भी देता हूँ, ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन 3 फॉर्म्स। तो वो तीनों फॉर्म्स मैंने आपको लिख के देखा कि भाई वो कैश और बैंक, जो कि सबसे कॉमन है कि कैश की फॉर्म में पैसे ले आया, बैंक के अंदर पैसे डाल दे, या फिर वो कोई नॉन करंट एसेट है बिजनेस के अंदर, या फिर वो इन्वेंट्री की फॉर्म के अंदर कोई एसेट ले आए, तो वो भी उसकी ओनर की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सिमिलरली जस्ट लाइक कैपिटल 3 तरीके से वो लेके आ सकता है, उसी तरीके से वो ड्रॉइंग्स भी 3 तरीके से कर सकता है। जब वो पैसा इंट्रोड्यूस बिजनेस में 3 डिफरेंट तरीकों से कर सकता है, तो उसी तरीके से वो 3 डिफरेंट तरीकों से बिजनेस से पैसा विदड्रॉ भी कर सकता है। पहला कि भाई वो अगर बिजनेस से बैंक के से पैसे निकाल ले या बिजनेस के कैश अकाउंट से पैसे निकाल ले, तो वो भी उसकी ड्रॉइंग काउंट होगी। अगर वो क्या कहता है, कोई एक बिजनेस के अंदर जो नॉन करंट एसेट था, लेट से कोई गाड़ी थी और उसको गाड़ी पसंद आ जाए, वो कहता है कि भाई ये गाड़ी अब मैं अपने घर में पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ, तो नॉन करंट एसेट की फॉर्म में भी वो विदड्रॉइंग कर सकता है। और सिमिलरली अगर वो इन्वेंट्री, लेट से एक इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि भाई लेट से मेरी सुनार की दुकान थी। अब देखो, जिस चीज की मेरी दुकान, जो चीज मैं खरीद के आगे बेच रहा हूँ, मेरे गुड्स वही है, मेरी इन्वेंट्री भी वही है। तो अगर मेरी सोने की दुकान है, तो सोना मेरे लिए क्या हो गया, या वो जो मेरे जितने भी सेट्स वगैरह पड़े वो सब मेरे लिए इन्वेंट्री है। एक दिन मेरी बेगम आई और मेरी बेगम को आके एक सोने का सेट पसंद आ गया और उन्होंने बोला कि ये मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो भाई अब वो तो नॉर्मली इन्वेंट्री में काउंट हो रहा था, अब वो अपने साथ घर ले गई, तो घर ले गई तो अब वो इन्वेंट्री में तो काउंट नहीं हो सकता ना, ये तो ड्राइंग हो गई। अब ये ड्राइंग किसके खाते में आएगी? बेगम का कोई खाता थोड़ी है, ओनर तो मैं ही हूँ ना, तो मेरे ही खाते से जाएगा। और अगर मैं किसी इन्वेंट्री आइटम को अपने पर्सनल यूज में लेके जा रहा हूँ, so that would again be drawing. So just like capital can be brought up in 3 different ways, इसको मैं लिख देता हूँ, कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट थी, उसी तरीके से ड्राइंग्स जो है वो ओनर की क्या है, ओनर्स की ड्रॉइंग्स है या विदड्रॉल्स है। लिख देता हूँ ओनर्स विदड्रॉल। अगर ओनर किसी भी चीज को विदड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ओनर की ड्रॉइंग है। एंड जस्ट लाइक कैपिटल 3 तरीकों से आ सकता था, उसी तरीकों से कैपिटल या जो ड्रॉइंग्स है वो भी 3 तरीकों से हो सकती है। ओनर कैन विदड्रॉ इन 3 फॉर्म्स। सर हम इसका वो अकाउंट कैश नेम बैंक के गुड्स क्यों नहीं देते, इन्वेंट्री किसका? क्यों देते? इन्वेंट्री का? हाँ।
इन्वेंट्री इसलिए देते हैं क्योंकि देखो मैंने आपको कल बताया था ना, गुड्स आप सिर्फ समझाने के लिए था कि बिजनेस के लिए गुड्स है क्या, जिस आइटम जिस चीज के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं बिजनेस के गुड्स है। लेकिन जो गुड्स उसके पास पड़े हुए हैं जो कि अभी तक बिके नहीं है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री। जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी भी थी कि भाई अगर लेट से 31 दिसंबर को मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है और मैंने अभी से 5 दिन पहले कुछ इन्वेंट्री मंगवाई है, लेट से सोने की दुकान है तो कुछ 5 दिन पहले मैंने सोने के सेट्स मंगवाए। अब वो मंगवाए तो मेरे सोने का सेट इटसेल्फ है मेरे बिजनेस के लिए गुड्स ही, लेकिन अगर वो 31 दिसंबर को 5 दिन बाद जब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया और अगर अभी तक वो अनसोल्ड है, बिका नहीं है, तो मैं उसको इन्वेंट्री कहूंगा। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम बिजनेस के अंदर जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं जो कि ऑब्वियसली बिके हुए नहीं है तभी बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज द इन्वेंट्री, दे वोंट बी रिटन एज गुड। और गुड्स समझाने का मतलब ये था कि आपको ये पता चल जाए कि हर चीज जो बिजनेस के अंदर पड़ी हुई है वो इन्वेंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री है दे आर द गुड्स व्हिच आर अनसोल्ड एट द ईयर एंड, ठीक हो गया। जबकि इसके अलावा जो बिजनेस में चीजें पड़ी हुई है, लेट से बिजनेस के अंदर पंखा लगा हुआ है, बिजनेस के अंदर एक लेट से कैमरा लगा हुआ है मॉनिटरिंग के लिए, बिजनेस के पास 2-4 लैपटॉप्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर इनवॉइसिंग वगैरह हो रही है, बिजनेस के पास कुछ और फिक्चर्स एंड फिटिंग्स पड़े हुए हैं, तो ये सब भी चीजें तो है, लेकिन they won't be classified as goods nor they will be classified as inventory, rather they will be classified as a non current or current asset but not as goods or not as inventory। ठीक है। सही है सर। तो अगर कोई गुड्स राइट अवे ड्रॉ आउट कर ले तो फिर वो गुड्स हाँ, होते हैं, इन्वेंट्री होता है? वो आप उसको इन्वेंट्री कहोगे। आप मुझे कभी भी अब इन्वेंट्री गुड्स को लिखते भी नहीं देखोगे, आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मैं बोलूँ कि यार गुड्स को जो है मैं डेबिट कर रहा हूँ या गुड्स को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। आई वोंट नेवर एवर राइट इट। गुड्स सिर्फ समझाने के लिए था कि भाई गुड्स होते क्या है, कि जिस चीज के अंदर सही है। बिजनेस ट्रेड कर रहा है वो गुड्स है। आज के बाद आपने हम्म, क्या याद रखना है? इन्वेंट्री। अगर ओनर भी कुछ विड्रॉ कर रहा है, कुछ लेके आ रहा है, तो वो हम उसको लिखने के लिए गुड्स नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली भी नो के भाई ये है तो गुड्स ही। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जब भी एंट्री बनेगी या उसको रिकॉर्ड करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एंड रिटन एज इन्वेंटरी। ठीक ठीक है। है। अच्छा, तो ये सारी हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये हमने डिस्कस कर ली। नाउ वील मूव ऑन टू द